अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वाइटलाइज्ड एजुकेशनल हब और इसके ज़ेर एहतमाम द डिसिप्लिन एकेडमी और इसके ज़ेर एहतमाम नेशनल बुक फाउंडेशन न्यू कोर्स फॉर क्लास 7 और साइंस की किताब है जनाब, और इसके चैप्टर नंबर 9 पर हम मौजूद हैं जी। और चैप्टर नंबर 9 जो है वो है वेव्स एंड एनर्जी। और जैसा कि आपको पता है कि इससे पहले हम यहाँ तक पढ़ चुके हैं 114 तक, और अब 115 पेज नंबर से स्टार्ट करेंगे मैकेनिकल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स से। सबसे पहले जनाब आपको मैं ये बताता चलूँ कि ये चैप्टर भी हमारा इंशाअल्लाह 3 लेक्चर्स पर मुहित होगा। इसको मैं कोशिश करूँगा कि 3 लेक्चर्स में कंप्लीट करूँ, क्योंकि इससे पहले जो चैप्टर्स थे वो कुछ शॉर्ट थे। पिछला चैप्टर भी थोड़ा सा लॉन्ग था, इससे उसको भी 3 लेक्चर्स तक मैं लेके गया हूँ, इसको भी 3 लेक्चर्स में करूँगा। और शॉर्ट लेक्चर्स बनाने का मकसद यही होता है कि ताकि एक गिवन पीरियड में या टाइम में बच्चों को कुछ चीज़ें समझाई जा सकें, बताई जा सकें, ताकि ज़ाहिर है उनका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो और इतनी ज़्यादा चीज़ें ना हो कि फिर वो कुछ चीज़ें भूल जाएं बीच में से, या कोई एक आध चीज़ उनको याद रहे और बाकी वो सारा भूल जाए। तो वो ये थोड़े मसाइल होते हैं। चलते हैं जी हम अपने पेज की तरफ, देखते हैं इसमें क्या है। सम वेव्स रिक्वायर मीडियम एंड सम डू नॉट। ये मैं इससे पहले भी बता चुका हूँ कि मैकेनिकल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या हैं। देखिए वेव्स जो होती हैं ना वो इस तरह होती हैं कि वो एनर्जी एक तो कैरियर होती हैं, दूसरा वेव्स नॉर्मली क्या करती हैं, उन्हें रिक्वायर्ड होता है कोई ना कोई मीडियम। मिसाल के तौर पर अभी आपको मैं इस तरह समझा देता हूँ कि मैं बोल रहा हूँ, मैंने पहले भी ये मिसाल दी हुई है। तो मेरी साउंड वेव्स आप तक पहुँच रही हैं, लेकिन किसके थ्रू पहुँच रही हैं? ज़ाहिर है हवा के थ्रू। हवा नहीं होगी तो मेरा साउंड या मेरी आवाज़ आप तक नहीं पहुँचेगी। हवा जो है या एयर जो है ना वो एक मीडियम है, एक सोर्स है मेरी आवाज़ आप तक पहुंचाने का, आपकी आवाज़ मुझ तक पहुंचाने का। इसी तरह से अब मैं यहाँ पे अपने ऑफिस में बैठा हूँ, बाहर से कोई गाड़ी वगैरह गुजरती है या कोई भी हॉकर जाता है आवाज़ लगाता हुआ, तो उसकी अक्सर आवाज़ आपको सुनाई देती है। तो वो क्यों आती है? वो ज़ाहिर है मैकेनिकल है, मैकेनिकल मीडियम से आती है, और वो मैकेनिकल मीडियम होता है एयर, हवा से वो चीज़ आती है। जहाँ हवा नहीं होगी वहाँ पर आपको साउंड सुनाई नहीं देगी। इसकी मैं आपको एग्जांपल इस तरह भी दे देता हूँ कि जैसे चांद पर ये मामला है, स्पेस है, सूरज पर एक्सप्लोजन्स होते हैं, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स होते हैं, लेकिन वहाँ से हम तक सिर्फ हीट या लाइट पहुँचती है, लेकिन हमारे तक आवाज़ नहीं आती उन एक्सप्लोजन्स की। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि आपको सूरज पर होने वाले धमाके सुनाई दिए हों या स्पेस में होने वाला कोई धमाका, इसलिए कि स्पेस है। स्पेस का मतलब क्या है? वैक्यूम, देयर इज़ नो एयर, देयर इज़ नो मीडियम। तो इसलिए वो जो साउंड होती है ना वो हम तक ट्रैवल नहीं करती। सिर्फ सूरज की हीट, उसकी जो गर्माइश या हरारत है, या उसकी जो रोशनी है जिसे सनलाइट कहते हैं या सन रेज़ कहते हैं, वो हम तक पहुंचती हैं, क्योंकि वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, उन्हें किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। तो ये कॉन्सेप्ट स्टूडेंट्स अपने जहन में रखिएगा। ज़ाहिर है छोटी छोटी चीज़ों को थोड़ा थोड़ा करके हम समझ रहे हैं ताकि हमें ये चीज़ें अच्छे से समझ आएँ। अच्छा जी, अब चलते हैं ज़रा थ्योरी की तरफ। चूँकि मैंने ये चीज़ें समझा दी हैं तो ये आपके लिए अब आसान हो जाएगा। कुछ वेव्स ऐसी होती हैं जिन्हें रिक्वायर होता है कोई मीडियम और कुछ को नहीं होता। मिसाल के तौर पर अगर हम ये करें कि कितनी तरह की वेव्स होती है तो उनको 2 कैटेगरीज़ में डिवाइड कर सकते हैं। पहली होती है मैकेनिकल, दूसरी होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। मैकेनिकल वेव्स वो हैं कि जिन्हें अपने प्रोपेगेशन के लिए, चलने के लिए, या एक मकाम से दूसरे मकाम तक पहुंचने के लिए कोई ना कोई मीडियम चाहिए होता है। ठीक है, बहुत आसान है। जिसमें साउंड वेव्स है, अभी मैंने बताया, वाटर वेव्स हैं, सेस्मिक वेव्स हैं। सेस्मिक वेव्स वो होती हैं जिससे जलजला आता है, ज़मीनी, जिनको लहरें कहते हैं। मैकेनिकल वेव्स कैन नॉट पास थ्रू वैक्यूम। वैक्यूम का मतलब होता है खला या स्पेस या खाली जगह। खाली जगह से मुराद स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि विदाउट एयर है। अब मिसाल के तौर पर मेरे पास कोई खाली ग्लास हो, यहाँ पर अभी फ़िलहाल तो नहीं पड़ा हुआ, ये मेरे पास एक रियोस्टेट का एक छोटा सा पाइप पड़ा हुआ है, ये आपको खाली नज़र आ रहा है। ये मैं एक एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, बट ये खाली नहीं है। ये साइंस की रूह से अगर हम देखें तो ये खाली नहीं, क्योंकि इसके अंदर एयर है। एयर इज़ एवरीवेयर। सो ये एयर जो इसके अंदर मौजूद है तो उसको हम खाली तस्वुर नहीं करेंगे साइंस की नज़र से। वैसे ही अगर आप किसी से बात करें, कहेगा यार ये अंदर से खाली है, इसमें कुछ नहीं है, मतलब वो एक नॉर्मल रूटीन की गुफ्तगू है, वो तो एक अलहदा मामला है। जैसे ग्लास आता है तो हम कहते हैं कि तो ग्लास खाली है, इसमें तो बोतल या कोई पानी नहीं है, कोई लिक्विड ऐसी चीज़ या दूध नहीं है।
वो उसको हम उस तरह से तसव्वुर कर रहे होते हैं, कोई उसके अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं है। ताहम ये कि वो गिलास साइंस की रूह से या साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से खाली नहीं होता, क्योंकि उसके अंदर एयर बहरहाल मौजूद होती है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव्स होती हैं, ये वो वेव्स होती हैं विच कैन पास थ्रू वैक्यूम, यानी किसी खाली जगह से वेयर देयर इज़ नो एयर। हाँ, ये याद रखें। तो इसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हैं। मिसाल के तौर पर ये जैसे रोशनी है, इंफ्रारेड वेव्स हैं, माइक्रोवेव्स हैं, एक्स रेज वगैरह वगैरह। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती हैं वो किस स्पीड से ट्रैवल करती हैं? लाइट की स्पीड से, वैक्यूम में। ये ध्यान में रखेंगे, वैक्यूम में। और ये स्पीड होती है 3 लाख किलोमीटर पर आवर, ठीक है, पर सेकंड, सॉरी। तो ये 3 लाख है जी। ये यहाँ से आप जाएंगे, ये वैसे कोई तकरीबन 2,99,000 समथिंग बनता है, लेकिन इसको राउंड ऑफ करके 3 लाख कर दिया है। और इसकी स्पीड होती है 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकंड, अगर मीटर पर सेकंड में निकालना हो। ये मीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर सेकंड, ये भी इंशाल्लाह आपको किसी लेक्चर में ये क्लियर करूँगा। मेरे पास की बड़ी क्यूरीज हैं कि जनाब ये यूनिट्स कन्वर्जन का क्या करना है। मैं इंशाल्लाह ताला आपको आवर, सेकंड, मिनट्स और ये चीज़ें इंशाल्लाह किसी एक ख़ास कंप्लीट लेक्चर में ये चीज़ें बताऊंगा। अब ये मैकेनिकल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स का इन्होंने ना एक कंपैरिजन कर दिया है। आसान है जी, ये बड़ा इजी हो गया आपके लिए। अब डू यू नो में आ जाते हैं, डू एक्सप्लोजन्स ऑन द सन। देखें, अभी मैंने आपको बताया था, वही चीज़ आ गई कि ये पूरे का पूरा पैराग्राफ स्टूडेंट्स वही है जो मैंने अभी आपको समझाया है कि ह्यूज एक्सप्लोजन्स आर हैपनिंग एट द सन कंटिन्यूसली। सूरज पर मुसलसल धमाके हो रहे हैं, बहुत बड़े धमाके हो रहे हैं। ईच एक्सप्लोजन प्रोड्यूसेस साउंड, लाइट एंड हीट। और हर एक्सप्लोजन या ये जो धमाका होता है ना, ये 3 चीज़ें प्रोड्यूस करता है या पैदा करता है। एक तो आवाज़, दूसरा लाइट जो ज़ाहिर है हम तक पहुंच रही है, और हीट, हरारत जो हम तक पहुंच रही है। क्योंकि आपको पता है अभी दिन है, जैसे ही धूप निकलती है तो आपको हीट फील होती है। सर्दियों में भी हमें ये हीट फील होती है, गर्मी में भी, गर्मी में ज़्यादा फील होती है। लेकिन साउंड नहीं पहुंचती। साउंड इसलिए नहीं आती क्योंकि ये मैकेनिकल है, और मैकेनिकल के लिए उसको मीडियम चाहिए होता है, एयर। और चूँकि सूरज और ज़मीन के दरमियान खला है, स्पेस है, वैक्यूम है, तो साउंड हम तक नहीं पहुंचता। लेकिन लाइट और हीट जो है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, इसलिए ये पहुंच जाती हैं। तो ये पैराग्राफ आई एम श्योर आपको समझ आ गया है। फिर भी आप एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा, क्योंकि मैं इसको दूसरी बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आगे आते हैं ट्रांसवर्सल वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। अच्छा, इसको लॉन्गिट्यूडनल भी कह सकते हैं, लॉन्गिट्यूडनल भी कह सकते हैं। प्रोनाउंसिएशन का कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। देखिए जी, अब ये वाला हम पढ़ेंगे और यहाँ तक इसको पढ़ लेते हैं, बल्कि यहाँ तक पढ़ लेते हैं इसको। यानी कोशिश करूँगा कि इस लेक्चर के अंदर आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें ना हो, लेकिन इतनी चीज़ें हो जो आपको सही समझ आ जाएँ। देखिए, ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स जो है उनमें क्या फ़र्क है। पहली बात तो ये कि वेव्स को उनकी जो नेचर होती है ना, यानी उनकी जो एक कॉन्स्टिट्यूशन, उनकी बनावट, उसके लिहाज से 2 हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है, एक ट्रांसवर्स और एक है लॉन्गिट्यूडनल। ट्रांसवर्स पहले समझ लेते हैं, ट्रांसवर्स को समझ लेते हैं, और फिर ट्रांसवर्स का मैं आपको 1-2 बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें और भी बताता हूँ। देखें, पहली बात तो ये कि हैव यू सीन वेव्स ऑन द रोप। क्या आपने कभी रस्से के ऊपर लहरें देखी हैं? ये रस्सा किसी भी तरह का हो सकता है। जैसे मिसाल के तौर पर छत के ऊपर लोगों ने कपड़े सुखाने के लिए, खुश करने के लिए रस्सी टांगी होती है, तो उस पर भी अगर आप कभी उसको पकड़ कर एक तरफ से झटका दें, जैसे ये बंदा देखें यहाँ से दे रहा है, तो ये इसके अंदर लहरें पैदा हो रही हैं। तो ये चीज़ है जी, ये वही चीज़ है, मैन इज़ विंगलिंग द, और वो सारा आ गया। अच्छा, अब क्या होता है जनाब, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। व्हेन वेव इज मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, यहाँ से यहाँ राइट तक मूव कर रही है ऑन द रोप, यानी जाहिर है कि लेफ्ट टू राइट कर रही है टुवर्ड्स द वॉल। द पेंटेड पार्टिकल्स ऑफ द स्ट्रिंग डू नॉट मूव विद द वेव टू द राइट बट वाइब्रेट अप एंड डाउन एज शोन इन फिगर 9.5। वेरी सिंपल। आप निशान लगा लें, और जब आप इसको झटके देंगे ना, तो आप ये देखेंगे कि कोई भी एक स्पॉट जो है वो कोई आगे की तरफ मूव करके नहीं जाता, बल्कि होता ये कि वो वहीं पर रहता है, सिर्फ टू एंड फ्रू, ऊपर और नीचे वाइब्रेट या मोशन में होता है वो। तो ये प्रैक्टिकल जब बच्चे करते हैं, हम करवाते भी हैं, तो वो उस वक्त भी अच्छे से समझ आ जाती है कि ये कभी भी उसके साथ पार्टिकल्स मूव नहीं करते, सिर्फ वाइब्रेट करते हैं, और वाइब्रेट के थ्रू जो है ना ये एनर्जी आगे ट्रांसफ़र करते हैं। सो अब ट्रांसफर्स आपको समझ आ गई है कि दीज आर सच वेव्स इन विच पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम वाइब्रेट एंड दे आर वाइब्रेट परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव ट्रेवल। डायरेक्शन का मतलब ये कि अब ये लेफ्ट टू राइट ये वेव जो है ट्रेवल कर रही है, तो उसके परपेंडिकुलर ये मूव करते हैं। ठीक हो गया। दीज वेव्स ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ क्रेस्ट एंड ट्रफ। क्रेस्ट एंड ट्रफ का मैं आपको कॉन्सेप्ट पिछले लेक्चर में भी दे चुका हूँ, मुझे याद है।
क्रेस्ट टॉप पॉइंट होता है जो कि किसी वेव या किसी लहर का, जिसको चढ़ाव कहते हैं, और जो ट्रफ होता है ये उतार होता है, यानी उतार चढ़ाव लहरों का। इसको ज्वार भाटा भी कहते हैं, या उसको आप कह सकते हैं कि जी एक टाइडल वेव। तो वेव जब चल रही होती है ना, जैसे समंदर की लहर है, तो जब समंदर की लहर ऊंची होती है और फिर आपने देखा होगा वो नीचे भी आती है, तो उसकी ज़ाहिर है दो हालतें होती हैं ना। जब वो ऊंची होती है या जब वो ज़ाहिर है कि टॉप पे जाती है, पीक पे, और उस वक्त वो कश्तियों को भी उछाल देती है, लोग जो उसमें तैर रहे होते हैं या खेल रहे होते हैं, वट एवर जो भी कर रहे होते हैं, तो वो उनको भी उछाल देती है हवा में। तो वो उसकी जो टॉप फॉर्म होती है उसे हम कहते हैं क्रेस्ट, और वेयर एज जो उसकी बॉटम वाली जो होती है ना, वो उसको हम कहते हैं ट्रफ। तो क्रेस्ट एंड ट्रफ मिलकर जो है ना एक वेव बनाते हैं। एक वेव के अंदर एक क्रेस्ट और एक ट्रफ होती है। ये कॉन्सेप्ट अभी मैं आपको मज़ीद समझाता हूँ, पहले इसको पढ़ लेते हैं थ्योरी को। क्रेस्ट जो है वो खैर समझ आ गया, पोर्शन ऑफ वेव अबव और ये इसके बिलो होती है, ठीक है जी। अब ये वेव को अगर आप देखें ना, तो ये वेव यहाँ से शुरू हुई है, ये इसके टॉप तक गई है, टॉप से अब ये नीचे डिक्लाइन होना शुरू हुई है, बिल्कुल इसके यहाँ तक जहाँ तक इसका एंड डिक्लाइन है वो उसका ट्रफ होगा, फिर यहाँ से उठेगी और इसकी ये मीन पोजीशन तक पहुँचेगी या एक्स एक्सिस तक, ये देख सकते हैं आप। तो ये यहाँ तक एक वेव कंप्लीट होगी। तो ये मीन से शुरू हुई और मीन पर ख़त्म हुई, एक वेव होती है। तो ये बेसिकली जो है ना ट्रांसवर्स वेव जो है ये इसकी शक्ल है, बहुत आसान है। और इसके एग्जांपल्स में जाएं तो स्ट्रिंग वेव्स हैं, यानी जो रस्से में पैदा होती हैं, वाटर वेव्स हैं, और स्लिंकी स्प्रिंग वाली हैं, मुख्तलिफ तरह की वेव्स होती हैं। और ज़रा रुक जाएं और देखते हैं कि वन क्रेस्ट एंड वन ट्रफ फॉर्म्स वन वेव। ये अभी मैंने आपको बताया कि एक क्रेस्ट और एक ट्रफ मिलकर जो है ना वो एक वेव बनाते हैं। सो कैन यू टेल दैट हाउ मैनी वेव्स आर देयर इन फिगर 9.6। अच्छा ये है जी, आई थिंक, क्योंकि ये 9.5 फिगर है, ये 9.6 फिगर है जनाब, ये वाला जिसके बारे में कहा गया है, ये वाला। इसके बारे में बताएं कि जनाब कैन यू टेल दैट हाउ मैनी वेव्स आर देयर इन फिगर 9.6। इस 9.6 वाला जो फिगर है इसमें कितनी वेव्स हैं। चलें जी, वैसे अगर आप ये देखें तो ये यहाँ मीन पोजीशन से शुरू हुआ, मीन पर ख़त्म हुआ, एक वेव है, फिर यहाँ मीन से शुरू हुआ और मीन पर ख़त्म हुआ, दो वेव्स हैं, फिर शुरू हुआ यहाँ तक तीन वेव्स हैं। सो देयर आर बेसिकली 3 वेव्स। तो इसका जवाब आ गया जनाब 3। ये मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ इस तरह से। तो ये तो खैर आसान सी चीज़ होगी, मैं मज़ीद आपको वेव्स के हवाले से बता देता हूँ। ये देखें जी, इसको अगर आप यहाँ से समझेंगे तो मज़ीद अच्छा हो जाएगा, वैसे तो आपको यकीनन समझ आ गई है। ये देखें, ये वेव्स हैं जी, और इसको मैं थोड़ा जूम करके बता देता हूँ। इसको आप यहाँ से जाएं और मैं आपको इस तरह से समझा देता हूँ कि एक वेव इस तरह की, देखें, मीन से शुरू हुई, टॉप पे गई क्रेस्ट, फिर नीचे आई और सबसे बॉटम पे गई ट्रफ, और फिर यहाँ से मीन पे वापस आई। ये एक वेव होती है। ये देखें, ये एक वेव है। फिर इसी तरह के ये दूसरी वेव है, फिर इसी तरह से ये तीसरी वेव है, ये यहाँ पर। तो ये टोटल 3 वेव्स हैं इसके अंदर यहाँ तक। यकीनन आपको समझ आ गई है। वेव को गिनने के लिए, अगर आप गिनना चाहते हैं तो फिर उसके लिए आपको ये मीन पोजीशन जो होती है ना, ये जो एक्स एक्सिस वाली लाइन है, ये ज़ाहिर ज़रूर पड़ती है, जिससे आपको पता चले कि कहाँ पर जाकर वेव एंड हो रही है। तो अब यकीनन समझ आ गई। अक्सर बच्चे जो है ना वो इसमें बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, वो अक्सर गलती करते हैं, वो कहते हैं कि जी मैं आपको इस तरह यहाँ से बता देता हूँ कि यहाँ से वेव शुरू हुई है, ये मेरे साथ अक्सर होता है, यहाँ तक जा रही है। कोई बच्चा कहता है जी यहाँ से शुरू हो रही है और यहाँ तक ख़त्म हो रही है एक वेव, यानी पूरा ये एम टाइप बना रही है, और फिर ये उल्टा एम जो है ये दूसरी वेव है जी। क्योंकि उसमें बुनियादी कसूर जो है वो बच्चों का नहीं होता, या उनकी गलती तो नहीं है, क्योंकि ज़ाहिर स्टूडेंट्स है ना, तो उन्हें जिस तरह से पढ़ाया जाता है या सिखाया जाता है स्कूल में या एकेडमी के अंदर, वो फिर डेफिनेटली उसी नॉलेज को कन्वे कर रहे होते हैं। सारे बच्चे नहीं, लेकिन मैं आपको इस तरह से कह सकता हूँ कि 10 में से 3 या 4 बच्चों का कॉन्सेप्ट इसी तरह का होता है, बाकी 5 से 6 का बेहतर होता है, ठीक होता है। कोई 1-2 को नहीं भी पता होता, उसको बता दिया जाता है, वो समझ जाते हैं। तो मोस्टली ये है कि समझ लिए 50-50 है इसका मामला, कि वो सही तरीके से उनका कॉन्सेप्ट नहीं होता। ठीक है जी। तो अब ये आगे टीचर्स पॉइंट है। टीचर शुड ब्रिंग इलास्टिक स्प्रिंग एज अ स्टूडेंट, आस्क अ स्टूडेंट टू होल्ड वन एंड। ये खैर ये प्रैक्टिकल्स हम लोग करते रहते हैं। और ये लॉन्गिट्यूडनल वेव्स अब आ गई हैं दूसरे नंबर पे, ट्रांसवर्स तो आपको समझ आ गई है। तो लॉन्गिट्यूडनल है जी, ये मैं आपको वैसे समझा देता हूँ, बाकी अगले लेक्चर में इंशाल्लाह इनको लेके चलेंगे। ये आपके सामने है जी, ये एक बच्चों के खेलने वाला स्प्रिंग है, और ये मेरे पास भी मौजूद है। मैंने इसके बाकायदा अपैरेटस बनाए हुए,
और ये आप देख रहे हैं कि एक बच्चा खींच रहा है तो उसके अंदर भी वेव्स पैदा हो रही हैं, वेव लेंथ इसकी ज़्यादा हो रही है, कम हो रही है, फ्रिक्वेंसी कम ज़्यादा हो रही है। तो ये जो स्प्रिंग है, एक पर्सन जो है वाइब्रेट कर रहा है बैक एंड फोर्थ एंड डिस्टर्बेंस, ज़ाहिर है जो भी डिस्टर्बेंस होती है इन द फॉर्म ऑफ कंप्रेशन एंड रियर फ्रैक्शन। अब ये कंप्रेशन और रियर फ्रैक्शन क्या होती है, देखें कंप्रेस का मतलब होता है दबा देना, और रियर फ्रैक्शन का मतलब होता है खींचना, यानी उसको ये बन रहा है और ये बैकवर्ड और फॉरवर्ड मूव कर रहा है, इसकी वजह से ये चीज़ हो रही है। इसकी मैं आपको अगर एग्जांपल भी देना चाहूँ तो मेरे पास ये बहुत से अपैरेटस पड़े थे, मैं 2-3 आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। ये मैंने प्रैक्टिकल में भी करवाए थे। ये एग्जैक्ट उसी तरह के स्प्रिंग हैं जो बच्चे खेलते हैं जिससे, तो ये इसको हम कंप्रेस इस तरह से करना, फिर इस तरह से रेयर फ्रैक्शंस इसमें मौजूद होती हैं, और जितना इसको खींचते हैं तो ये लंबा होता जाता है और इसके अंदर फिर जाहिर है कि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स पैदा होती हैं। इसमें हर तरह के हमने अपैरेटस बनाए थे, ये 2-3 अपैरेटस मैं आपके साथ चले शेयर कर लेता हूँ। ये खासा लंबा अपैरेटस है, हो सकता है इसमें ना आए। इसके अंदर भी हम लोगों ने मुख्तलिफ इन्वेस्टिगेशंस की थी कि अगर लो फ्रिक्वेंसी है तो ज़ाहिर है फिर हाई वेव लेंथ होगी या लॉन्ग वेव लेंथ होगी, ये आप देख सकते हैं। और अगर ज़ाहिर है कि फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होगी तो वेव लेंथ कम हो जाएगी, और इस तरह की बेशुमार जो है ना चीज़ें हम इसके अंदर सीखते हैं। ये सिंपल टॉयज़ होते हैं स्प्रिंग वाले जिनसे बच्चे खेलते हैं, और इसके बारे में आपके इनफैक्ट बुक के अंदर भी ये बताया गया है यहाँ पर कि जनाब टेक अ लूज स्प्रिंग इजीली अवेलेबल फॉर चिल्ड्रन प्ले, यूज़ इट टू डेमोन्स्ट्रेट लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स इन स्प्रिंग्स की मदद से आप कर सकते हैं। ये तो खैर स्प्रिंग की मुख्तलिफ हालतें थी जो मैंने बताई हैं, कोई मुख्तलिफ तरीक़ों से मैंने उसको बनाया हुआ है। बहरहाल जनाब ये हमारा आज का लेक्चर था, मुख्तसर सा, लेकिन मैंने कोशिश की है कि कुछ वेव्स की कैटेगरीज, नेचर और उसके बारे में आपको समझाया जाए। अगला लेक्चर ज़ाहिर है थर्ड और लास्ट होगा वेव्स और एनर्जी का। ज़ाहिर है कि जो इसकी मेन चीज़ें थी कुछ थोड़ी डिफ़िकल्ट, वो अब तक 2 लेक्चर्स में हो चुकी हैं। इसमें किसी किस्म का भी कोई क्वेश्चन या कोई आपको प्रॉब्लम हो तो मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा, इंशाअल्लाह ताला मैं उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा।